ढाका में अयाज सादिक और जयशंकर का मुसाफा दुनिया भर के सिफारती, सियासी और सहाफती हलकों में ट्रेंडिंग है। कल से अब तक 30-40 कैमरों में कैद किया गया ये मंजर दुनिया भर के सैकड़ों टीवी चैनल्स कई हजार बार दिखा चुके हैं। क्या अयाज शंकर मुसाफा पाक इंडिया हैंडशेक डिप्लोमेसी का आगाज है? क्या ये दो रिवायती हरीफों के दरमियान बर्फ पिघलने का इम्कान है, या ये मुसाफिया सिर्फ सिफारती शाइस्तगी के लिए था? पॉलिसी शिफ्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं, या फिर ये कोई ब्रेक थ्रू नहीं था, ये महज प्रोटोकॉल का तकाजा था। ढाका में पार्लिमानी बिल्डिंग की इंतजारगाह में बेगम खालदा ज़िया की नमाज जनाजा से पहले कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दरमियान हैंडशेक के बिहाइंड सीन क्या चल रहा था और दुनिया की सिफारती तारीख में 31 दिसंबर के मुसाफिर की क्या अहमियत है, यही हमारा आज का मौजू है। मैं हूं उज़ैर मलिक और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। 31 दिसंबर की दोपहर तक 2025 की यादों के सरमाए में खून के धब्बे, बारूद की बू, धमाकों की गूंज, जंग की तबाही और तनाज़ात की उलझी गुत्थी के सिवा कुछ न था। लेकिन फिर अचानक तल्ख और जहरनाक यादों के शोर में अमन की सरगोशी सुनाई देती है। खून आलूद साल के इख्तिताम पर दो मुहतात हाथ मुसाफे के लिए आगे बढ़े। दुनिया भर के मीडिया ने तारीखी मंजर को अपने कैमरों में कैद किया। एक ऐसे वक्त में जब इंडियन क्रिकेट टीम से लेकर इंडियन इमर्जिंग क्रिकेट स्टार तक सभी ने पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ ना मिलाने की पॉलिसी पर अमल किया, भारतीय वज़ीर ख़ारजा का मुसाफिया काफ़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। और यही वजह है कि स्पीकर कौमी असेंबली समझते रहे कि ढाका में पाक भारत हैंड शेक का इम्कान नहीं होगा। लेकिन सूरत हाल में उस वक्त अचानक ड्रामाई मोड़ आया जब जयशंकर अयाज सादिक की निशिस्त की जानिब बढ़े। स्पीकर कौमी असेंबली के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर खुद चलकर उनके पास आए, हाथ मिलाया और मुस्कुराकर मुलाकात। कैमरे भी उनके साथ आए थे। उनका कहना था कि जयशंकर को खूब अंदाजा था कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें बाखूबी मालूम था कि यह सब रिपोर्ट भी होगा। स्पीकर ने मजीद कहा कि हमने वही किया जो हमने तरबियत सीखी है कि कोई खुद आए तो हमको जवाब में कैसे बर्ताव करना है। बज़ाहिर तो ये हैंडशेक डैमेज कंट्रोल जेस्टर यानी ताल्लुकात को मुकम्मल तबाही से बचाने की एक अलामती कोशिश था, लेकिन दुनिया ने इसे एक बड़े पैगाम के तौर पर लिया और मुहतात अंदाज में ब्रेक थ्रू से जुड़ी पहली पेशरफ्त करार दी। सवाल यह है कि ढाका में होने वाला मुसाफिया क्या पाक भारत डिप्लोमेसी का हैंडशेक ट्रैक है, या फिर सिफारती प्रोटोकॉल का लिहाज, या फिर जनूबी एशिया में कशीदगी कम करने का एक मौका? इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन इसी बहाने डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स का एक चक्कर जरूर पड़ता है, जहां हैंडशेक डिप्लोमेसी को सिफारतकारी के मैदान का नायाब हुनर समझा जाता है। एक मुसाफिर की ताकत से जंग रोकने से लेकर तनाज़ात खत्म करने, लड़ाई को सुलह में बदलने और नाराजी भुलाकर दोस्ती की शुरुआत करने तक अनगिनत कहानियां दुनिया भर की सिफारती राहदारियों में बिखरी पड़ी हैं। इनमें से चंद एक आज हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हैंडशेक डिप्लोमेसी की तारीख भी बताता चलूं। नाज़रीन, हैंडशेक डिप्लोमेसी के कई मानी हैं। कभी मुसाफिया ताकत का इजहार करता है तो कभी मुफाहमत का इस्तियारा बन जाता है। कभी हाथ मिलाने से बरसों की दुश्मनी दोस्ती में तब्दील होती है और कभी यही मुसाफिया सर्द महरी का इजहार और तनाव की अलामत भी बनकर सामने आता है। कदीम जमाने में मुसाफिया एक रस्म थी और ये रस्म एतमाद की अलामत भी था। यूनानी तारीख में हाथ मिलाने का मतलब था खाली हाथ, यानी मिलने आने वाले बगैर हथियार के आया है और इसकी नीयत साफ। वक्त आगे बढ़ा और दुनिया ने करूने वुस्ता तक का सफर तय किया तो ये रस्म और अलामत एक इशारा बन गया। दो ताजिरों ने हाथ मिलाया तो समझो सौदा पक्का, और जब दो कबायली सरदार या दो लश्करों के सिपाह सालार मुसाफिया करते तो जंग खत्म। 17वीं से 19वीं सदी तक हैंडशेक सिफारतकारी का लाजमी जुज़ बन गया और प्रोटोकॉल कहलाया। जब बादशाह किसी मुल्क के सफीर से हाथ मिलाता तो इसे कबूलियत की अलामत समझा जाता। 20वीं सदी में हैंडशेक डिप्लोमेसी ने अलामती जामे से निकलकर बयानिए का लबादा ओढ़ ली। सर्द जंग के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड में मीडिया कैमरों की बदौलत दो रहनुमाओं के दरमियान मुसाफिया अवामी पैगाम की सूरत इख्तियार कर गया। दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की गर्मजोशी और सर्द महरी का अंदाजा लीडरों के मुसाफे से लगाया जाने लगा। 21वीं सदी में हैंडशेक डिप्लोमेसी का बयानिया मजीद ताकतवर हुआ। टीवी स्क्रीनों पर दो सरबराहान मुमलिकत का गर्मजोश मुसाफिया ताल्लुकात के पुरजोश होने की अलामत बन गया। इससे गुरेज मुखालिफ ताकत के लिए नाराजी का पैगाम कहलाया और महज ठंडे ठार मुसाफे को लोगों ने सर्द महरी का नाम दिया। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि हैंडशेक डिप्लोमेसी ने सिफारतकारी की शाहराह पर छाई धुंध को खत्म कर दिया। जैसे कि 1972 में अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन और चीनी इनकलाब के रहनुमा माओ जे तंग के दरमियान होने वाले मुसाफे को सर्द जंग दौर का तारीखी मोड़ करार दिया जाता है। ये हैंडशेक बाद के सालों में चीन अमरीका बरसों की दुश्मनी के खात्मे और दोस्ती की नई शुरुआत के इजहार की अलामत बना। 1993 में अमरीकी व्हाइट हाउस में मसला फ़लस्तीन के लिए ओस्लो मुआहदे के दौरान भी एक तारीखी लम्हा जरूर आया।
لیکن بدقسمتی سے یہ تاریخی لمحہ مشرق وسطیٰ میں بے امنی کی تاریخ کو نہ بدل پایا۔ معاہدے کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم رابن اسحاق اور PLO کے رہنما یاسر عرفات کے درمیان ہونے والے ہینڈ شیک نے دنیا بھر میں خاصی توجہ سمیٹی۔ امن کی حامی قوتوں نے امن کی امید کے کئی دیے جلائے، لیکن اسرائیلی ہٹ دھرمی کے طوفان کی لہروں نے ان سبھی دیوں کو بجھا دیا۔ 2016 میں ہینڈ شیک ڈپلومیسی نے ایک بار پھر امریکہ کو سرخرو کیا، جب امریکی صدر باراک اوباما نے فیڈرل کاسٹرو سے ہاتھ ملا کر کیوبا سے 50 سال پر محیط دشمنی کا خاتمہ کیا۔ اوباما کاسٹرو ہینڈ شیک کو لاطینی امریکہ میں امن کے لیے بڑے بریک تھرو کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ 2018 میں دنیا نے سنگاپور میں ایک غیر معمولی منظر دیکھا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ دنیا نے ہسٹوریکل ہینڈ شیک کو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کی علامت کے طور پر دیکھا، لیکن بدقسمتی سے نتائج امکان سے زیادہ محدود رہے۔ اس کے باوجود ٹرمپ کم جونگ ہینڈ شیک سفارتی پیش رفت کی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کے خاتمے کی سب سے مؤثر آواز افریقی رہنما نیلسن منڈیلا اور جنوبی افریقہ کے امتیازی دور کے آخری صدر ڈی کلارک کے درمیان ہونے والا مصافحہ ڈائیلاگ کے ذریعے تسلط کے خاتمے کی علامت کہلایا، یا مفاہمت اور برداشت کے ہتھیاروں سے استعمال کے خلاف جیت کے طور پر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اور سب سے آخر میں احوال بیان کروں گا پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف کے تاریخی مصافحے کا، جسے اگر ہینڈ شیک مسٹری کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا، اور تب بھی غلط نہ ہوگا جب اسے میں سفارتی چالاکی کا نام دوں گا، کیونکہ دنیا طویل عرصے تک آگرہ ہینڈ شیک کی حیرانی میں گم رہی۔ یہ واقعہ ہے 2002 کا، جب صدر پرویز مشرف نے غیر متوقع طور پر ساک اجلاس کے دوران اپنی تقریر کا اختتام ایک سرپرائز پر کیا اور ڈائس سے سیدھا بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے پاس گئے اور ان کی جانب مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب واجپئی اپنی نشست پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ مشرف کو قریب پا کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور ان سے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر ہال میں موجود تمام لوگ کھڑے ہو گئے اور بہت دیر تک تالیاں بجاتے رہے۔ پرویز مشرف کی ہینڈ شیک ڈپلومیسی بھارت پر ایک طلسماتی وار تھا۔ یہ بالکل 1987 میں جنرل ضیاء کی کرکٹ ڈپلومیسی کے چھکے کی طرح تھا، جس نے ایک ممکنہ جنگ کو ٹالا تھا۔ کرکٹ ڈپلومیسی کے دوران صدر جنرل ضیاء نے بھارتی وزیر اعظم سے کچھ ایسا کہا کہ جسے سن کر راجیو گاندھی کے چہرے کا رنگ یکدم زرد ہو گیا، اور بھارت نے صدر ضیاء کے پاکستان واپس پہنچنے تک سرحد سے اپنی فوجیں پیچھے ہٹا دی، اور یوں براسٹیک ایکسرسائز کے نام پر پاکستان پر حملے کا پلان چوپٹ ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صدر ضیاء نے راجیو گاندھی کے کان میں کیا کہا تھا، جسے سن کر بھارتی وزیر اعظم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا؟ جنرل ضیاء نے راجیو گاندھی کو دھیمی آواز اور اپنے مخصوص سٹائل میں کہا کہ راجیو، سنا ہے تم پاکستان پر حملے کا ارادہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے حملہ کرو، لیکن یاد رکھنا دنیا چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھول جائے گی، صرف ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کو یاد رکھے گی، کیونکہ یہ جنگ روایتی نہیں ایٹمی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔